ये कहानी है एक इंसान और उसके घोड़े की, जिनकी दोस्ती हर मुश्किल से बड़ी थी। शांतिपुर गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका घोड़ा शेरू। दोनों के बीच एक खास रिश्ता था। वीर जो भी कहता, शेरू उसे समझ जाता था, और शेरू जो महसूस करता, वीर भी उसे समझ लेता था। लेकिन उनकी ये बातें दुनिया का कोई और नहीं समझ पाता था। शेरू, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं है, तू मेरा परिवार है। जब कोई नहीं था तब तू था। शेरू बोला, मालिक, मैं तो बस आपकी परछाई हूँ, जहाँ आप वहीं मैं। अगर दुनिया में कोई मुझे समझता है तो वो तू है, क्योंकि मैं आपकी हर बात दिल से सुनता हूँ। एक समय गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी होने लगी, खेत सूख गए और लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहर जाने लगे। सबने वीर को भी समझाया, लेकिन वीर उम्मीद लगाए बैठा था कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीते, लेकिन हालात और खराब हो गए। आखिरकार वीर को भी गांव छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। इतनी मेहनत और सब खत्म। मुझे अब शहर जाना पड़ेगा। शेरू, हमें शहर जाना होगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जहाँ आप वहीं मेरा घर है। दोनों साथ में शहर की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा था। शेरू, थक गए क्या? नहीं मालिक, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। तू भी तो थक गया होगा। मैं तेरे ऊपर बैठकर तेरी थकान नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। चल, यहाँ थोड़ा बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बैठने पर थकान दूर हो जाएगी। हाँ मालिक, थोड़ा आराम कर लेते हैं। शेरू, पानी खत्म हो गया है, तू यही रुकना। मैं पास से पानी लेकर अभी आता हूँ। ठीक है मालिक, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। आप जल्दी आना। वीर पानी ढूंढने चला गया और शेरू वहीं खड़ा उसका इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन ढल गया, शाम हो गई, लेकिन वीर वापस नहीं आया। शेरू बेचैन होकर, इतनी देर हो गई मालिक, अभी तक क्यों नहीं आए? अब शेरू को चिंता होने लगी। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, और वो खुद वीर को ढूंढने निकल पड़ा। शेरू वीर को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गया। अब वो रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो एक बाजार पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये घोड़ा अकेला है, न कोई मालिक, न कोई निशान। अगर इसे मैं अपने साथ ले जाऊं तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसे ही पकड़ने गया तो ये भड़क भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है। नहीं, इसे समझदारी से अपने पास लाना होगा। रघु धीरे धीरे शेरू के पास आता है। अरे रुक, अरे डर मत, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। तुझे देखकर लग रहा है तू बहुत दूर से आया है, भूखा भी होगा, प्यासा भी। ऐसे अकेले भटकने से अच्छा है किसी अपने के साथ चल। शेरू मन में सोचने लगता है, इसकी बातों में मिठास है, लेकिन दिल समझ नहीं पा रहा। मालिक होते तो बताते क्या सही है। देख, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, फैसला तेरा होगा। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे खाना दूंगा, आराम दूंगा, तुझे काम भी दूंगा, लेकिन भूखा नहीं रहने दूंगा। और अगर नहीं जाना चाहता तो मैं अभी चला जाता हूँ। रघु थोड़ा पीछे हटने का नाटक करता है। मालिक नहीं मिल रहे, अकेले रहकर क्या करूंगा? शायद कुछ समय इसके साथ रहना ही सही है। शेरू सिर हिलाता है। रघु मन में मुस्कुराकर,
बस यही तो चाहिए था। शेरू मजबूरी में रघु के साथ चला गया। अरे रघु, ये घोड़ा कहाँ से उठा लाए? बाजार में अकेला घूम रहा था, इसके साथ कोई नहीं था। ये रास्ता भटक गया है, मैंने सोचा इसे अपने साथ ले चलता हूँ। इतना तगड़ा घोड़ा, अब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे इतना काम करवाएंगे कि पैसा ही पैसा होगा। हाँ कमला, अब देखना, ये घोड़ा हमारे घर की गरीबी दूर कर देगा। शेरू मन ही मन बोलता है। इनकी आंखों में खुशी है, लेकिन ये खुशी मेरे लिए नहीं, मेरे काम के लिए है। ले पहले पानी पी, ताकत आएगी, फिर काम करना। आज आराम कर ले, कल से काम शुरू करेंगे। शायद ये लोग बुरे नहीं हैं। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। दूसरे दिन रघु कड़क आवाज में बोलता है। चल, ये सारी लकड़ियां शहर तक पहुंचानी है, जल्दी। कल से ज्यादा काम करना, ऐसे काम करेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। अब शेरू से बहुत काम कराया जाने लगा, उसे आराम का मौका भी नहीं मिलता था। आज और काम करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चाहिए। धीरे धीरे वो थकने लगा और उसे वीर की याद आने लगी। मालिक, आपने कभी मुझे इस हालत में नहीं देखा। आपके साथ काम भी खुशी लगता था, यहाँ काम सजा बन गया है। नहीं, अब और नहीं। अगर मैं यहाँ रहा तो अपनी पहचान खो दूंगा। मुझे जाना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन मौका देखकर शेरू वहां से भाग निकला। चलते चलते रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो रो रहा था। उस आदमी का नाम मोहन था। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं, घर में खाने को कुछ नहीं, काम भी नहीं। शेरू को लगा शायद इसे मेरी जरूरत है, अच्छा इंसान लगता है। शेरू धीरे से उसके पास गया। अरे, तू मेरे पास आया, क्या तू भी मेरी तरह दुखी है? शेरू अपनी गर्दन हिलाता है। इस बार शेरू को मिला एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिल था। मोहन उसे अपने साथ ले जाता है। अरे मोहन, ये घोड़ा कहाँ से लाए? अब हमारी हालत सुधर जाएगी। हम इससे काम करवाकर पैसे कमा सकते हैं। नहीं सीता, ये हमारे पास खुद आया है। हम इसे मजबूर नहीं करेंगे। ये हमारा साथी है, नौकर नहीं। यहाँ कोई मुझे समझ रहा है? कुछ दिन शेरू ने सुकून के देखे। आज ज्यादा काम मत करना, तू भी थक जाता होगा। शेरू मन में बोला, आप अलग हो, आप दिल से सोचते हो। मेरे पति तो ज्यादा इससे काम कराएंगे नहीं। अगर इसे सही जगह बेच दे तो अच्छी रकम मिल सकती है। आज मौका है। मोहन सो गया है, अगर अभी इसे बेच दूं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। सीता ने शेरू को बेच दिया एक सेठ को। इस बार शेरू पहुंच गया सेठ धनराज के पास, जहां उसकी हालत और भी खराब हो गई। सेठ धनराज कड़क आवाज में, अच्छा घोड़ा है, मजबूत भी लगता है, इससे दोगुना काम लिया जाएगा, समझे तुम लोग? जी सेठ जी, अभी काम पर लगाते हैं। चल जल्दी चल, यहाँ आराम करने नहीं लाए हैं तुझे। दिन बीतते गए, दर्द बढ़ता गया। हर सुबह एक नई थकान लेकर आती, हर रात एक नया दर्द छोड़ जाती। शेरू सेठ के यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे एक मजबूत लकड़ी के बाड़े में कैद किया गया था, जहां से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। शेरू धीरे, टूटे हुए दिल से, मालिक अगर आप सुन सकते हो तो बस एक बार आ जाओ, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे आपकी जरूरत है।
वहाँ दूसरी तरफ वीर शेरू को ढूंढते ढूंढते थक चुका था, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। क्या आपने एक हल्के भूरे रंग का घोड़ा देखा है? उसके गर्दन के बाल थोड़े हल्के और अलग दिखते हैं। वो सिर्फ घोड़ा नहीं, मेरा परिवार है। ऐसा घोड़ा शायद सेठ धनराज के यहाँ है। शेरू, मैं आ रहा हूं। जब वीर वहां पहुंचा तो दोनों आमने सामने थे। शेरू? शेरू चौंक कर, मालिक, क्या सच में आप हैं या मैं सपना देख रहा हूं? मैं हूं शेरू, मैं सच में हूं। मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, जंगल, रास्ते, गांव। एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुझे याद नहीं किया। मालिक, मैं भी आपको ढूंढता रहा। उस दिन जब आप गए, मैं घंटों इंतजार करता रहा, फिर डर गया और आपको ढूंढने निकला, लेकिन रास्ता ही खो गया। फिर क्या हुआ शेरू? तू यहां कैसे पहुंचा? शेरू ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वो यहाँ पर पहुंचा। किसी ने तुझे समझा ही नहीं। तू कोई सामान नहीं, तू मेरा दोस्त है। मालिक, अब आप आ गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। रात को जब सब सो जाएंगे, मैं चुपके से आऊंगा। यहाँ मजबूत लकड़ी के बाड़े हैं, क्या मैं निकल पाऊंगा? तू कोशिश करना, मैं तेरी मदद करूंगा। रात गहरी थी, सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में शेरू और वीर भाग रहे थे। भागते भागते वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अब शांतिपुर गांव में हरियाली वापस आ चुकी थी। लोग पहले की तरह रहने लगे। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर साथ सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वीर और शेरू ने फिर साबित कर दिया कि दोस्ती हर हाल में जीतती है। गांव का अनजाना हीरो। गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती हुई चली आ रही थी। दूर से एक आदमी दिखा, हाथ में बैग, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति। गांव के चौपाल पर बैठे लोग फुसफुसाए, अरे ओ भोला राम, देखो देखो, नया नमूना आ गया। लगता है शहर से आया है। कपड़े देख, या फिर कोई जादूगर है। अजनबी पास आया, मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, यहाँ कहीं रहने के लिए छोटा सा कमरा मिल सकता है क्या? चौपाल पर थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। कमरा तो मिल जाएगा, पर हमारे गांव में कोई भी अजनबी ऐसे ही नहीं रह सकता। क्या मतलब? ये गांव नियमों से चलता है। जो भी नया आदमी यहाँ आता है, उसे पहले कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अजनबी बिना घबराए, अगर जवाब दे दूं तो तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा, और अगर नहीं दे पाए तो वापस लौट जाना होगा। ठीक है, पूछिए। बुजुर्ग बोले, अगर तुम्हारे पास साल भर का अनाज हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर एक वक्त की रोटी भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? अजनबी बोला, मैं अकेले पेट भरने को सुख नहीं मानता। अगर मेरे पास ज्यादा है तो उसका हक उन लोगों का भी है जिनके पास कुछ नहीं। मैं बांटूंगा, क्योंकि गांव तभी जिंदा रहता है जब कोई भूखा ना सोए। जवाब सुनकर सब हैरान। अगर पूरा गांव एक गलत फैसले के साथ खड़ा हो और तुम अकेले सही हो, तो क्या करोगे? अजनबी ने जवाब दिया, मैं घमंड से नहीं, लेकिन हिम्मत से सच का साथ दूंगा। पहले समझाऊंगा, फिर भी अगर कोई ना माने तो भी गलत के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि एक सच्चा इंसान भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी खुशी और गांव की भलाई में से एक चुनना पड़े तो? मेरी असली खुशी गांव की भलाई में ही है। अगर गांव सुरक्षित और खुश है तो मेरी खुशी अपने आप पूरी हो जाती है। बस, इसने सारे सवालों का जवाब सही दिया है। इसे जाने देते हैं। तभी बगल में बैठा एक आदमी बोला, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर इसने उसका जवाब दे दिया तो ये इस गांव में रह सकता है। तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा इंसान कौन होता है?
जो नियम मानता है या जो दूसरों के लिए जीता है? अजनबी ने जवाब दिया, सिर्फ नियम मानना काफी नहीं है। अच्छा इंसान वो है जो दिल से सही काम करे, दूसरों के लिए खड़ा हो और जरूरत पड़ने पर नियमों से ऊपर इंसानियत को रखे। सब तालियां बजाने लगे। तुम गांव में रह सकते हो। वो आदमी गांव के किनारे एक छोटा सा मकान खरीदकर रहने लगा। शुरू में लोग बस दूर से देखते और कहते, कौन है ये, कहीं चोर उचक्का तो नहीं। अजनबी गांव में खेती करने लगा। वो रोज खेत में मेहनत करता और खुद से बातें करता। अरे मिट्टी जी, आज थोड़ा ज्यादा फसल देना, मैं नया हूं यहाँ। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। एक दिन उसने देखा एक आदमी खेत में गिर गया। वो दौड़ कर गया, उनको उठाया, फिर बोला, अरे भैया आप गिरे नहीं, बस धरती माँ को गले लगा रहे थे, है ना? आदमी हंस पड़ा। अरे तू तो बड़ा हंसमुख है। उस दिन से गांव वालों का रवैया बदलने लगा। अब लोग उससे बात करने लगे। अरे बेटा, खाना खाया? खाना नहीं खाया, बस आपका इंतजार कर रहा था कि आप बुलाएंगे। एक दिन किसी ने मजाक किया, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? क्योंकि दुख तो बिना बुलाए आता है, खुशी को तो खुद बुलाना पड़ता है। अब गांव वाले उसे अपने घर खाने पर बुलाने लगे। गांव में पहली बार कोई अजनबी अपना लगने लगा। गांव में लगातार 3 दिन से तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फट पड़ा हो, बिजली कड़कती, हवा जोर से चलती और पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौपाल पर अफरा तफरी मची थी। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? सारा गेहूं सड़ जाएगा। बच्चों को क्या खिलाएंगे? तभी अजनबी चुपचाप सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद नुकसान कम हो सकता है। कैसे? अजनबी ने तुरंत योजना बताई। सबसे पहले जिनके घर पक्के हैं वहां अनाज इकट्ठा करो और जो खाली गोदाम है उसे साफ करके सुखा लो। औरतें चूल्हे के पास भीगा अनाज सुखाएं और आदमी लोग मिलकर पानी बाहर निकालें। कुछ लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे। इतनी बारिश में ये सब कैसे होगा? अगर डरते रहे तो नुकसान बढ़ेगा, अगर साथ खड़े रहे तो गांव बच जाएगा। जब हम साथ होते हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। उसकी बात में एक अजीब भरोसा था। लोगों ने कहा, ठीक है, वैसा ही करेंगे। वो खुद सबसे आगे लग गया, कीचड़ में उतरकर काम करने लगा। धीरे धीरे सभी लोग उसका साथ देने लगे। जैसा अजनबी ने कहा, लोगों ने वैसा किया। कुछ ही समय में ज्यादातर अनाज बच गया। दो दिन बाद बारिश रुकी और गांव वालों ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग बोले, अगर ये अजनबी ना होता तो हम सब भूखे रह जाते। अजनबी मुस्कुराया, जब हम साथ होते हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। बारिश के बाद गांव फिर से शांत हो गया। लोग अपने अपने काम में लग गए और अजनबी अब सबका अपना बन चुका था। वो बच्चों के साथ हंसता और हर दिन गांव में खुशियां बढ़ाता। एक दिन गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने दौड़ते हुए चिल्लाया, शेर, शेर आ गया जंगल से। चारों तरफ भगदड़ मच गई। औरतें बच्चों को लेकर घरों में छिपने लगीं। अजनबी ने ये सब देखा। वो एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ा। गांव का एक आदमी चिल्लाया, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर सब भागेंगे तो बचाएगा कौन? इतना कहकर अजनबी आगे बढ़ा। वो एक मजबूत डंडा उठाता है और शेर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही शेर झपटता है, अजनबी तेजी से बचता है और डंडे से वार करता है। ऐसा वार करता है कि शेर डरकर पीछे धीरे धीरे मुड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं।
सभी अजनबी के लिए तालियां बजाते हैं। आज तुमने सिर्फ शेर को नहीं भगाया, हमारा डर भी भगा दिया। तभी महल से सेनापति आते हैं। वो सीधे अजनबी के पास आते हैं और झुककर कहते हैं, राजकुमार, आपने अपनी प्रजा की बहुत देखभाल कर ली। अब महल चलने का समय हो गया है। ये सुनते ही पूरा गांव चौंक जाता है। राजकुमार? तो ये कोई साधारण आदमी नहीं था। अजनबी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं जानना चाहता था कि मेरे राज्य के लोग कैसे हैं, इसलिए बिना बताए यहाँ आया था। एक आदमी जोर से बोलता है, हमारा राजकुमार है ये। फिर धीरे धीरे सबकी आवाज एक साथ उठती है, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय। राजकुमार कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो एक आम इंसान में होता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तो आपने मुझे यूं ही स्वीकार नहीं किया। आपने मुझसे सवाल किए, मेरी नीयत को परखा, और सच कहूं वही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने दरवाजे सोच समझकर खोलते हैं वही अपने लोगों को सुरक्षित रख पाते हैं। वो चारों तरफ देखता है, उन खेतों को, उन गलियों को, उन लोगों को जिनके साथ उसने कुछ दिन एक आम इंसान बनकर बिताए थे। फिर वो आगे कहता है, अब मेरी बारी है इस गांव के लिए कुछ करने की। मैं यहाँ ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा कि बारिश का पानी कभी गांव में ठहरे नहीं। नालियां और पक्के रास्ते बनेंगे और जंगल की ओर मजबूत दीवारें और सुरक्षा व्यवस्था भी करवाई जाएगी, ताकि कोई जंगली जानवर फिर कभी इस गांव की ओर ना आए। राजकुमार की आवाज में वादा था और दिल में सच्चाई। गांव वाले गर्व से भर उठे। अब वो सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वो उनका अपना राजकुमार था। सेनापति, आप महल लौट जाइए। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं जरा दूसरे गांव का हालचाल लेकर आता हूं। वो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा भरोसा छोड़ गया जो कभी खत्म नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा राज करता था, राजा वीरेंद्र। उसके पास सब कुछ था, असीम धन, शक्तिशाली सेना, भव्य महल और खुशहाल प्रजा। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को सोते समय वह अक्सर सोचते, क्या मैं सच में सही निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं एक आदर्श राजा हूं? एक दिन राजा वीरेंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने कई मामले आ रहे थे। कहीं दो किसानों के बीच विवाद, कहीं सैनिकों की नियुक्ति का निर्णय, तो कहीं राज्य के खजाने के उपयोग की योजना। हर निर्णय लेते समय राजा एक पल के लिए रुक जाते, मानो उनके मन में कोई संदेह हो। राजा वीरेंद्र मन ही मन सोचते, अगर मैंने गलत समय पर फैसला लिया तो, अगर मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो, और अगर मैंने जरूरी काम छोड़कर किसी और चीज पर ध्यान दे दिया तो। यही सोच उन्हें फैसला लेने से रोक देती। तभी एक छोटा सा मामला उनके सामने आया। दो व्यक्ति एक ही जमीन पर अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों ही खुद को सही बता रहे थे। पहला व्यक्ति, महाराज, ये जमीन मेरी है। दूसरा व्यक्ति, नहीं महाराज, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय सही निर्णय क्या है, किस पर विश्वास करें और क्या सबसे जरूरी है। सत्य क्या है, ये समझना इतना कठिन क्यों है? राजा वीरेंद्र ने कहा, जब तक सच्चाई स्पष्ट न हो जाए, ये जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। राजा ने जांच का आदेश दिया, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी बाकी थे। उसी क्षण
उनके मन में एक गहरी सोच पैदा हुई। अगर मुझे ये पता चल जाए कि सबसे सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे जरूरी काम क्या है, तो मैं कभी गलत निर्णय नहीं लूंगा। ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए जरूरी है। अब राजा का मन पूरी तरह निश्चित हो चुका था और तभी राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करी, जो मेरे इन 3 सवालों का सही उत्तर देगा उसे सोने से भरा खजाना दिया जाएगा। सवाल है, सही समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे जरूरी काम क्या है। कुछ दिनों बाद देश भर से विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, सैनिक और मंत्री दरबार में आए। एक एक करके सबने अपनी राय दी। ज्योतिष बोले, महाराज, समय स्वयं में कुछ नहीं होता, वो ग्रहों की गति से अर्थ पाता है। जो व्यक्ति नक्षत्रों को समझ ले वही सही समय पहचान सकता है, क्योंकि निर्णय का परिणाम भविष्य में मिलता है और भविष्य का गणित आकाश में लिखा होता है। राजा सोच में पड़ गए। लेकिन क्या हर स्थिति में आसमान देखना संभव है? विद्वान बोले, महाराज, सही निर्णय वही होता है जिसमें पूरी जानकारी हो। जब तक हमें सच पूरी तरह पता न हो, फैसला नहीं लेना चाहिए। आधे ज्ञान से लिया गया निर्णय नुकसान कर सकता है, इसलिए पहले समझो फिर निर्णय लो। राजा मन में, लेकिन हर बात की पूरी जानकारी मिलना भी तो मुश्किल है। सैनिक बोला, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय युद्ध का समय होता है, क्योंकि वही राज्य का भविष्य तय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह जो तलवार उठाकर आपके साथ खड़ा हो। राजा को लगा, ये केवल युद्ध की बात कर रहा है, जीवन की नहीं। पंडित बोले, महाराज, मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। जब मन शांत होता है तब सही और गलत साफ दिखता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही सही निर्णय ले सकता है। चिंता छोड़िए, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। राजा मन ही मन की शांति अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल अभी भी बाकी हैं। मंत्री बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आपके निर्णय से ही सब कुछ तय होता है और सबसे जरूरी काम राज्य की स्थिरता बनाए रखना है। अगर मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं, तो मेरी प्रजा का क्या? राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। सभी ने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन किसी ने जीवन की पूर्ण सच्चाई नहीं बताई। दरबार में कई दिनों तक अलग अलग लोग आते रहे। सब ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन राजा को कोई भी उत्तर पूरा सही नहीं लगा। राजा मन ही मन बहुत दुखी हुए और बोले, सब अपनी अपनी समझ से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो हर स्थिति में सही हो। क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? इसी बीच एक दिन दरबार में एक किसान आया। महाराज, हमारे गांव में एक बूढ़े साधु आए हैं। वे बहुत सरल हैं, उनकी बातें सीधी दिल को छू जाती हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और अजीब बात है, सबको कोई न कोई सही रास्ता मिल जाता है। क्या वो साधु किसी बड़े आश्रम से हैं या कोई प्रसिद्ध ज्ञानी है? नहीं महाराज, वे बहुत साधारण हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा नाम। वे अभी पास के जंगल में रह रहे हैं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। शायद सच्चा ज्ञान वही होता है जिसमें दिखावा नहीं होता। दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन उनके जवाब मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर पाए। हो सकता है जिसे लोग साधारण समझ रहे हैं वही असली ज्ञानी हो। मैं स्वयं जाकर उनसे उत्तर प्राप्त करूंगा। वो साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सैनिक के अकेले जंगल की ओर निकल पड़े।
जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी। बाहर एक बूढ़ा साधु मिट्टी खोद रहे थे। राजा वीरेंद्र उनके पास गए। प्रणाम बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? बाबा, मेरे 3 सवाल हैं, कृपया उत्तर दीजिए। सही समय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे जरूरी काम क्या है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस चुपचाप मिट्टी खोदते रहे। राजा ने देखा कि वे बहुत बूढ़े हैं, बार बार रुक रहे हैं। वह साधु बाबा से बोले, बाबा, आप आराम करें, मैं आपकी मदद करता हूँ। राजा ने फावड़ा उठाया और खुद मिट्टी खोदने लगे। काम करते करते राजा सोच रहे थे, मैं यहाँ उत्तर लेने आया हूँ, लेकिन अगर मैं इनकी मदद ही ना करूं तो क्या यह सही होगा? थोड़ी देर बाद काम करते करते राजा की नजर पास के रास्ते पर गई। वहां सूखे पत्ते, छोटे पत्थर और कांटे पड़े थे। रास्ता ठीक से साफ नहीं था। राजा सोचने लगे, जब लोग बाबा से मिलने आते होंगे तो उन्हें चलने में परेशानी होती होगी। अगर ये रास्ता साफ नहीं होगा तो जो भी यहाँ आएगा उसे दिक्कत होगी। राजा ने फावड़ा नीचे रखा और रास्ता साफ करने लगे। कांटे हटाए, पत्थर किनारे किए। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, सूरज ढलने लगा। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ और आसान हो गया। अब कोई भी बिना परेशानी के चल सकता था। काम के बाद राजा साधु के पास वापस आए। बाबा, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राजा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल चुके हैं। कैसे बाबा? जब तुम मेरे साथ मिट्टी खोद रहे थे, वही सही समय था, क्योंकि वही अभी था। उस समय में सबसे जरूरी व्यक्ति था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने था। फिर जब तुमने रास्ता देखा, सबसे जरूरी काम उसे साफ करना बन गया, क्योंकि वह काम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाले लोगों के लिए भी जरूरी था। अगर तुम अपने सवालों में ही लगे रहते तो वह रास्ता वैसा ही खराब रहता। अब मैं समझ गया। सही समय वो नहीं जो हम सोचते हैं, सही समय वो है जो अभी है। सही व्यक्ति वो नहीं जो बड़ा है, सही व्यक्ति वो है जो इस समय हमारे सामने है। और सबसे जरूरी काम वही है जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद से राजा वीरेंद्र पूरी तरह से बदल गए। वो हर निर्णय वर्तमान परिस्थिति देखकर लेने लगे, प्रजा के साथ अधिक समय बिताने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे बल्कि एक महान और प्रिय शासक बन गए। सही समय अभी है, सही व्यक्ति सामने है और सही काम भलाई करना है। आलसी बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक बेटा था, सोनू। सोनू का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। जहां रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, वहीं सोनू सूरज सिर पर आने के बाद भी बिस्तर में पड़ा रहता था। एक सुबह रामू गुस्से में, अरे सोनू, कब तक सोता रहेगा? सूरज आधा आसमान पार कर गया। बस बाबूजी, 5 मिनट और। 5 मिनट कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी तेरी। सोनू फिर से सो गया। सोनू की माँ सीता बहुत चिंतित रहती थी। सीता बोली, जी, आप सोनू को इतना मत डांटा करो, धीरे धीरे समझ जाएगा। धीरे धीरे? ये लड़का तो काम से भागता है, कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? रामू की बात सुनकर सीता चुप हो जाती। उसे भी अंदर से डर लगता था। सोनू का पूरा दिन कुछ ऐसा होता था। देर से उठना, बिना नहाए खाना खाना, दोस्तों के साथ बेकार घूमना, पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखना।
उसके दोस्त भी उसे छेड़ते थे। अरे सोनू, तू तो राजा बनेगा, बस काम मत करना। हाँ भाई, मैं तो बिना मेहनत के ही बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन सोनू का आलस नहीं गया। गांव में इस बार बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज खत्म होने लगा। सीता को चिंता होने लगी। वो रामू से बोली, अब क्या होगा जी? घर में तो बस 2 दिन का राशन बचा है। भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। एक तरफ रामू सीता को दिलासा दे रहा था, लेकिन रामू भी अंदर से टूट चुका था। एक शाम सीता ने हिम्मत करके सोनू से कहा, बेटा, अब तुझे काम ढूंढना पड़ेगा। सोनू तुरंत चिढ़कर बोला, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी मजदूरी, मैं तो बिना काम के ही बड़ा आदमी बनूंगा। सीता आंखों में आंसू लिए बोली, तो क्या भूखे मरेंगे हम? सोनू गुस्से में, मुझे नहीं पता। वो घर से बाहर चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। रामू की तबीयत खराब हो गई। सीता रोते हुए बोली, बेटा, अब तो समझ जा, तेरे बाबूजी दवाई के बिना नहीं बचेंगे। लालू पहली बार चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। रात को लालू सो नहीं पाया। उसे माँ की कही हर बात याद आने लगी। उसे मेहनत करते हुए पिता याद आए। क्या मैं इतना बुरा बेटा हूँ? अब बस बहुत हुआ, मैं और नहीं देख सकता माँ को ऐसे रोते हुए। अगली सुबह सोनू ने कहा, माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। सीता की आंखों में उम्मीद झलक उठी। सच बेटा? हाँ, अब और नहीं देख सकता आपको ऐसे। सोनू काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। पहला दुकानदार, कुछ काम मिल सकता है? काम? तुझे आता क्या है? कुछ भी नहीं। तो जा, पहले सीख। दुकानदार की बात सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चल पड़ा। दूसरी जगह, मालिक साहब, कुछ काम मिलेगा? हमें मेहनती आदमी चाहिए, तेरे जैसे नहीं। सोनू ने हार नहीं माना। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। थककर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे काम की सख्त जरूरत थी। सोनू का दिल टूटने लगा। थका हारा सोनू एक साहूकार के पास पहुंचा। सोनू हिम्मत जुटाकर, सेठ जी, मुझे काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। साहूकार ऊपर से नीचे देखते हुए, कुछ भी? जी ठीक है, ये बोरियां उठानी है अनाज की, सुबह से शाम तक। इतनी भारी? काम चाहिए या नहीं? चाहिए। सुबह से काम शुरू हुआ। पहली बोरी उठाते ही, उफ, ये कितना भारी है। बार बार बोरी उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, काम करता गया। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। अब दर्द से ज्यादा उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था कि मेहनत ही उसके परिवार का सहारा है, इसलिए वो बिना रुके काम करता रहा। रात को सोनू जमीन पर बैठा था। उसके हाथ छिल गए थे। सोनू रोने लगा, आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। बाबूजी, आप रोज इतना काम करते थे और मैंने कभी समझा ही नहीं। उसे अपने हर आलसी दिन पर शर्म आने लगी।
सोनू घर पहुंचा। सीता बोली, कैसा रहा बेटा आज का दिन? सोनू थके हुए लेकिन बदले हुए स्वर में, माँ, आज समझ आया, बाबूजी भगवान जैसे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। अब समझ आया बेटा, अगर पहले थोड़ा मेहनत कर लेते तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ बाबूजी, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। अगले दिन सीता उठी तो देखा सोनू पहले से तैयार था। सीता हैरान होकर बोली, आज इतनी जल्दी उठ गए बेटा? अब जिंदगी बदलनी है माँ, अब आलस नहीं करना है। सोनू रोज काम करता, पैसे बचाता, घर संभालता। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था। रामू दूर से देख रहा था। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा बेटा है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। जो काम वो कभी करना नहीं चाहता था, वही करने पर मजबूर कर देती है।